हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो कल हमने किया था मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो भी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज हम करने वाले हैं मौर्य प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल 57 क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट है 58। अशोक के समय 5 राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? अशोक के समय 5 राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है, वो 5 राजनीतिक केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। तक्षशिला जो यहाँ पर था, ये प्रांतीय राजधानियां थी अशोक के समय मगध की। एक तक्षशिला थी, उज्जैनी यहाँ पर है, जो कि अवंती की राजधानी हुआ करती थी, और तौशाली यहाँ कलिंग पड़ता था उड़ीसा में, सुवर्णगिरी जो कि दक्षिणापथ में था, और पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, और बाकी ये जो 4 थी, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी और तौशाली, ये सभी प्रांतीय राजधानियां थी। तो ये मैप के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जो अशोक का साम्राज्य था वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा फैला हुआ था, संपूर्ण भारत में ही फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए? कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए? तो कौटिल्य की का जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। तो उसमें उन्होंने राज्य के कितने अंग निर्दिष्ट किए हैं? इसका सही आंसर है 7, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना व मित्र। तो ये कितने 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60। अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 विभागों को किस नाम से जाना जाता था? अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 विभाग, इनको किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर एक आंसर और मिल गया है कि अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? 18 विभागों का। तो उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया? तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया? तो तीर्थ के अध्यक्ष को कहा गया महामात्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। उपदा परीक्षण क्या था? उपदा परीक्षण क्या था? इसका सही आंसर है, राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति हेतु चरित्र की जांच करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, बजट तैयार करना, ये किसका कार्य था? तो ये समाहर्ता का कार्य था। देखिए इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े से ये नाम जो है वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे। जो समाहर्ता था उसका कार्य होता था राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, बजट तैयार करना, और ये सभी किसके कार्य थे? समाहर्ता के। नेक्स्ट है, समाहर्ता के अधीन कौन सा अधिकारी होता था? समाहर्ता जो राजस्व का एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और बजट तैयार करना, जिस तरीके आज वित्त मंत्री के अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं, तो समाहर्ता के अधीन जो अधिकारी होता था उसे प्रदेष्टि कहते थे। क्या कहा जाता था? वो प्रदेष्टि। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना, ये किसका कार्य था? साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना, ये किसका कार्य था? इसका सही आंसर है सन्निधाता। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई? भारत में सबसे पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है मौर्य काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है 26। अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष विभाग किससे संबंधित था? अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष विभाग किससे संबंधित था? मौर्य का जो प्रशासन था वो
बहुत अच्छे तरीके से अर्थशास्त्र में इसका उल्लेखन किया गया है कौटिल्य यानी चाणक्य ने। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी सभी में यहाँ से प्रश्न जो है वो आते हैं। अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष विभाग जो है वह कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट है वन विभाग प्रमुख को क्या कहा जाता था। वन विभाग प्रमुख को क्या कहा जाता था। जिस प्रकार कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था, उसी तरीके से वन विभाग के प्रमुख को आटविक कहा जाता था। मैग्नेस्टीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मैग्नेस्टीज के अनुसार उन्होंने अपनी इंडिका में यह उल्लेखित किया है कि उस समय नगर का शासन प्रबंध जो है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था और यह कितनी समितियों में विभक्त था। इसका सही आंसर है 6 समिति। तो मैग्नेस्टीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये प्रश्न जो है वो हम कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। सैन्य विभाग कितनी समितियों में विभक्त था। सैन्य विभाग कितनी समितियों में विभक्त था। तो इसका सही आंसर है कि सैन्य विभाग 5 समितियों में विभक्त था। पैदल, अश्व, हाथी, रथ व नौसेना। तो देखिए मैं ही आपको बता देती हूँ कि जो मैग्नेस्टीज था उसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। क्या कहा था? पोलीब्रोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले जो अधिकारी था उसे क्या कहते थे? उसे कहा जाता था अंतपाल। नेक्स्ट है मैग्नेस्टीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी सेना थी। मैग्नेस्टीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। तो कितनी सेना थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। इसका सही आंसर है सम्राट। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। देखिए उसके अलावा जो न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी तो सम्राट होता था। क्यों होता था? क्योंकि कुछ जो जैसे कि मगध में उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसी तरीके से कौशल, वत्स और अवंती यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि राजा जो होता था उसका पद सर्वोच्च होता था। और जो गणतंत्र व्यवस्था थी वो कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमारगिरी के भाग, अल्पकल्प के बुली और समग्राम के कौलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदय, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो आपको याद केवल 4 ही रखने हैं कि कौशल, वत्स, अवंती और मगध यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसके अलावा गणतंत्र की व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था में निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय था। न्याय व्यवस्था में निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय था। इसका सही आंसर है ग्राम न्यायालय जो था वह सबसे निचले स्तर पर था। धर्मस्थलीय न्यायालय में निर्णय का कार्य कौन करते थे। धर्मस्थलीय न्यायालय में निर्णय का कार्य कौन करते थे। इसका सही आंसर है 3 धर्मस्थ व 3 अमात्य जो थे वो धर्मस्थलीय न्यायालय में निर्णय का कार्य करते थे। धर्मस्थलीय न्यायालय जो कि आज की जो दीवानी न्यायालय है उसी तरीके से थी। इसमें किस तरह के मामले आते थे। तो उस समय जो धर्मस्थलीय न्यायालय वह आज के दीवानी न्यायालय की तरह है। इसमें किस तरीके के मामले आते थे। तो इसमें आते थे चोरी, डाके, लूट, मानहानि और मारपीट, इस तरीके के मामले आते थे।
तो इसमें चोरी, डाके और लूट, इन्हें साहस कहा जाता था। व मानहानि और मारपीट, इन्हें दंड पारुष्य कहा जाता था। तो ये नाम जो है ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है। आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो। तो इस तरीके से सॉन्ग आपको याद हो जाता है जब, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको याद क्यों नहीं होंगे। नेक्स्ट है कंटक शोधन न्यायालय, जिसे वर्तमान में फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। इसमें किस तरह के मामले आते थे? तो कंटक शोधन न्यायालय, इसमें राज्य और व्यक्ति के विवादों से संबंधित जो मामले आते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है कि नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्य कहते थे। जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है रज्जुक। जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट है चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग कौन कौन से थे? चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग कौन कौन से थे? इसका सही आंसर है धर्म, व्यवहार, चरित्र व शासन। कौन कौन से थे? धर्म, व्यवहार, चरित्र व शासन। नेक्स्ट है मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा कैसी थी? मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा कैसी थी? इसका सही आंसर है कि अच्छी थी। देखिए उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति है वो दयनीय हो गई। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा मौर्य काल में स्त्रियों की अच्छी थी। इतनी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति जो वो अच्छी थी। कौटिल्य ने किस व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना? कौटिल्य ने किस व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना? इसका सही आंसर है वर्णाश्रम व्यवस्था को। नेक्स्ट है मैग्नेस्टीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया है? मैग्नेस्टीज की जो इंडिका है उनमें उन्होंने भारतीय समाज का वर्गीकरण किया है। तो उसमें उन्होंने कितनी जातियों में उन्हें बांटा है? इसका सही आंसर है उन्होंने 7 जातियों में बांटा है। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर जो जिन्हें शिल्पी भी कहते थे, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो आज हमने 84 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। इसमें मौर्य काल के जो प्रशासन से संबंधित सभी तरीके के फैक्ट जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बाकी है। और कुछ जो यहाँ पर अगर नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि हम पिछली कक्षाओं में उन्हें पढ़ चुके हैं। तो जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं, पिछली जो भी नोट्स बनाए हैं आपने, उनमें आप इन्हें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर जो है अब आपका मौर्य प्रशासन के बारे में एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं रहा है, सभी मैंने शामिल कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।